तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए ये वीडियो होने वाला है। बेसिकली एक थॉट प्रोवोकिंग वीडियो है, काफ़ी कुछ आपको इससे सीखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ, आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर मुझे लगता है हाइप क्रिएट की जा रही है, नैरेटिव यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है और रिटेल निवेशकों को यहाँ पर ट्रैप होने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। ये दोस्तों मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। और ये जितने भी स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, बिज़नेस मॉडल काफ़ी अच्छा है दोस्तों इनका और जो आगे आने वाली ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ है, वो भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। लेकिन सिर्फ दोस्तों फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना ही यहाँ पर मैटर नहीं करता मार्केट में। हमको मार्केट में देखना पड़ता है बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड रेशो। कितना बेहतर है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, वैल्यूएशंस क्या है? क्योंकि किसी भी प्राइस पे दोस्तों आप किसी भी स्टॉक को नहीं खरीद सकते क्योंकि अगर आप किसी भी ऐरे-गैरे प्राइस पे बहुत ही ज़्यादा ओवर हाइप्ड स्टॉक को खरीदेंगे तो आप हो सकता है दोस्तों उस मोमेंटम में फँस जाएँ और आपने देखा भी होगा मार्केट में ये चीज़ हमको देखने को मिल रही है। तो मैटर करता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वैल्यूएशंस कैसे हैं। देखिए व्हाई इट इज़ नॉट ईज़ी इन द मार्केट टू क्रिएट वेल्थ, ये आपको अब समझ में आ रहा होगा जब 2020 के बाद एक रन अप हुआ, बहुत ज़्यादा पैसा लोगों ने बनाया लेकिन मार्केट अब यहाँ पर दोस्तों आप देखिए काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टिव हो चुका है। इस नंबर्स अच्छे आ रहे हैं लेकिन स्टिल आप देखिए इस जो है अच्छे स्टॉक्स की भी पिटाई होती हुई हमको नज़र आ रही है। तो इस वीडियो में आपके साथ में कई सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, काइंड ऑफ यहाँ पर आपके साथ एक साइकोलॉजी डिस्कस करने वाला हूँ जो बेसिकली आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है और वीडियो के दौरान आपके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करूँगा जो आपके लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टॉक पे चलते हैं हम, वो है दोस्तों यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड। काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, आईटी की बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है, काफ़ी गज़ब का इनका प्रमोटर है, वन ऑफ द बेस्ट प्रमोटर्स आप इनको कह सकते हैं। अशोक सूता जी जो है वन ऑफ द बेस्ट हैं, आईटी सेक्टर को बिलॉन्ग करता है, सेक्टर काफ़ी अच्छा है। सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दोस्तों खुद इसमें मैंने किया था, मैंने बीच में जो है ये स्टॉक जब ऊपर गया तो मैंने इसको बेच दिया। लेकिन अब मैं दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टेड नहीं हूँ। अब मुझे क्यों लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यूएशंस हो चुके हैं। सबसे पहले तो 100 के पीई के ऊपर ये कंपनी चल रही है, जहाँ पर अगर आप दूसरी आईटी की कंपनीज़ देखेंगे, वो आपको इतने पीई पे देखने को नहीं मिलेगी। डेफ़िनिटली इनका डिजिटल जो रेवेन्यू है, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी जो फ्यूचर की डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे हम बात करें एआई, ब्लॉकचेन, क्लाउड, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन वगैरह, तो उनसे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है। आई थिंक 96% का रेवेन्यू है, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन स्टिल अगर आप देखेंगे 100 का पी दोस्तों यहाँ पर मेरे ख्याल से जस्टिफाइबल नहीं है। अगर आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो पिछले 2 साल में प्रॉफिट डबल हुआ है लेकिन स्टॉक 10 गुना हो चुका है बिकॉज़ यहाँ पर नैरेटिव डेवलप हो चुका है कि भैया जो स्टॉक्स हैं, वो भागते हुए रहेंगे। अगर यहाँ पर दोस्तों स्टॉक का पी 100 पे चल रहा है तो मेरे ख्याल से जस्टिफाइबल नहीं है। अगर ये 50, 60, 70 भी होता, तब हम यहाँ पर एक बार सोच सकते थे। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, एफआईआईज़ अपने स्टेक को लगातार यहाँ पर कम कर रहे हैं। आप देखिए डीआईज़ अपने स्टेक को लगातार कम कर रहे हैं। आप देखिए लगातार डीआईज़ का स्टेक कम हो रहा है और जो पब्लिक है उसको यहाँ पर लगातार माल उसका बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि मतलब थॉट यहाँ पर आप दे सकते हैं कि पब्लिक यहाँ पर ज़्यादा जो है इस स्टॉक पे बुलिश हो चुकी है। ये स्टॉक दोस्तों जो था करीब-करीब आई थिंक 166 के शेयर प्राइस पे आया था सितंबर 2020 में। उसके बाद से अगर आप आज देखेंगे तो इसका हाई करीब 1500 का तो मतलब 10-15 गुना ये स्टॉक हो चुका है और हर साल बुल मार्केट में ये चीज़ हमको देखने को मिली है। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे नंबर्स अच्छे आने के बावजूद, अच्छे नंबर आए थे आपको भी पता है, लेकिन स्टॉक में हमको तेज़ी देखने को नहीं मिली और मैंने यहाँ पर एनालिसिस भी किया था कि जिस प्रकार की यहाँ पर वैल्यूएशन है इसकी 100 का पी है, यहाँ पर डेफिनिटली उस प्रकार से यहाँ पर नंबर्स नहीं है क्योंकि सारी चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है उस प्राइस पे। अब यहाँ से जो स्टॉक का ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल है, नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये स्टॉक जब नीचे आएगा, जब इसमें दोस्तों एकदम मतलब बिकवाली आ सकती है। देखिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एकदम पूरा टूट जाएगा स्टॉक, लेकिन थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा तो मुझे लगता है यहाँ पर पब्लिक माल बेच के निकलेगी और जो माल है वो खरीदेंगे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैंड्स। तो ये एक स्टॉक है जहाँ पर नैरेटिव डेवलप हो रहा है और जो वैल्यूएशंस है जस्टिफाइबल नहीं है। दूसरा स्टॉक दोस्तों यहाँ पर आईआरसीटीसी है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। स्टॉक का पी चल रहा है 122 का, आप देखिए 100 का पी था और ये स्टॉक जो है करीब-करीब 1200 तक गया था। उसके बाद एक न्यूज़ आती है कि भैया इसमें हम जो है स्प्लिट देने वाले हैं, स्प्लिट के बाद इसमें और पंप हुआ, फिर पंप एंड डंप की स्थिति हमको देखने को मिली। डेफिनिटली मोनोपोली है लेकिन आप ये भी समझिए कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड मोनोपोली है, जहाँ पर कभी भी कोई तलवार आ सकती है, कोई भी यहाँ पर रेवेन्यू जो है शेयरिंग हो सकती है। तो ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है
कि यहाँ पर जिस इस स्टॉक में इतनी तेज़ी हुई, उस हिसाब से यहाँ पर हमको नंबर्स देखने को नहीं मिले। हालाँकि नंबर्स अभी भी दोस्तों काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जो वैल्यूएशंस है अभी भी यहाँ पर जस्टिफाएबल नहीं है। दूसरा रीज़न तीसरा रीज़न ये है कि एफआईआईज़ अपने स्टेक को लगातार यहाँ पर कम कर रहे हैं, डीआईज़ अपने स्टेक को लगातार कम कर रहे हैं और यहाँ पर जो माल खरीदा जा रहा है, वो रिटेल निवेशकों के द्वारा खरीदा जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो स्टॉक में करेक्शन आई, वो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर हमको देखने को मिली। तो ये है दूसरा स्टॉक। तीसरा स्टॉक है दोस्तों यहाँ पर टाटा पावर। काफ़ी गज़ब की ग्रुप की कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, जिस सेक्टर को कैटर करती है वो सेक्टर काफ़ी हाई ग्रोथ सेक्टर है। ईवी का यहाँ पर एक नैरेटिव चल रहा है, साथ ही साथ रिन्यूएबल का नैरेटिव चल रहा है, तो उसमें काफ़ी बेहतरीन कंपनी है और आज के दिन इनके नंबर्स आए, रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली, प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन मार्जिन्स यहाँ पर डिक्लाइन होते हुए देखने को मिले। लेकिन दोस्तों अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो पिछले 2 साल में ये स्टॉक आई थिंक ₹25 के आसपास होता था। उसके बाद आज आप अगर आप देखें तो हाई इसने बनाया करीब 270 का। तो स्टॉक में 10 गुना की तेज़ी हो चुकी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी में उतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, ना ही रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। सिर्फ़ एक नैरेटिव के दम पे ये स्टॉक चल रहा है। नंबर्स में वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। दूसरा रीज़न अगर आप देखें तो एफआईज़ के स्टेक लगातार पिछले 5 क्वार्टर से कम होते जा रहे हैं, डीआईज़ के स्टेक लगातार 5 क्वार्टर से कम होते जा रहे हैं, लेकिन जो माल खरीदा गया है, वो पब्लिक के द्वारा खरीदा गया है। तो ये दोस्तों आपको देखना चाहिए कि यहाँ पर ये स्टॉक में हम पब्लिक की होल्डिंग कितनी बढ़ रही है, एफआईएस जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, उनकी पब्लिक होल्डिंग कितनी घट रही है। तो ये सारी चीज़ें इसके स्टॉक प्राइस में फैक्टर्ड इन हो चुकी है डेफिनेटली। लेकिन अब दोस्तों यहाँ से ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल नज़र आता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझनी है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या यहाँ पर बाइंग करने लायक है या नहीं। अगर मैं टेक्निकल चार्ट पे बताऊँ तो आप देखिए, टेक्निकल चार्ट पे ऊपरी स्तरों से थोड़ी-सी यहाँ पर वीकनेस सी नज़र आ रही है। बार-बार यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस ले रहा है स्टॉक। तो ये स्टॉक डेफिनेटली मेरे रडार पे भी है। तो अगर दोस्तों करीब ये 160 के आसपास आया तो मैं इसमें डेफिनेटली बाइंग करूँगा। लॉन्ग टर्म अभी भी इंटैक्ट नज़र आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी खराब है, कंपनी डेफिनेटली अच्छी है, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर वैल्यूएशंस एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है या नहीं। तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। देखिए अच्छी कंपनी है। व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बाय ग्रेट बिज़नेस एट ग्रेट प्राइस। अच्छे बिज़नेस को अच्छे प्राइस पे बाय करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर हमको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाती है। मान लीजिए जिसने भी यहाँ पर इस लेवल पे यहाँ पर बाय किया होगा, आज के दिन में वो काफ़ी एक शांत माहौल में बैठा होगा कि यार इस स्टॉक में अगर गिरावट भी आती है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर करेक्शन होता है तो यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं विदाउट पैनिक। तो यहाँ पर दोस्तों हमको समझना पड़ेगा कि रिटर्न बन जाएँगे, यहाँ पर भी बन जाएँगे, मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में यहाँ पर भी बन जाएँगे, लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं बनेंगे। लॉन्ग काफ़ी टाइम लग जाएगा, मान लीजिए 10 साल लग जाएँगे। लेकिन अगर जिसने नीचे खरीदा होगा उसके रिटर्न ऑलरेडी बन चुके होंगे, उसने प्रॉफिट भी बुक कर लिया होगा पार्शियल, अगर नीचे आएगा तो वापस बुक कर लेगा। इसलिए राइट प्राइस पे खरीदना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टाटा पावर भी एक ऐसी कंपनी है, दोस्तों काफ़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन प्राइस यहाँ पर फेवरेबल नहीं है। चौथा है दोस्तों यहाँ पर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इस स्टॉक में भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मतलब इसको पंप किया गया, यहाँ पर डेफिनिटली स्टॉक स्प्लिट हुआ, बोनस यहाँ पर आई थिंक अनाउंस किया है। तो यहाँ पर आप समझिए कि ये सारी चीज़ें आई मार्केट में, स्टॉक का एक हाई लगता हुआ हमको देखने को मिला। अगर मैं टेक्निकल चार्ट पे बताऊँ आपको, तो देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रनअप हमको होता हुआ देखने को मिला। उसके बाद अगर आप देखें तो नंबर्स भी काफ़ी, अभी आई थिंक इसके नंबर्स भी आ चुके हैं, अगर मैं देखना चाहूँ तो देखिए नंबर्स भी काफ़ी बेहतरीन हमको यहाँ पर आते हुए देखने को मिले। लेकिन स्टिल आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट में ग्रोथ है, रेवेन्यू में ग्रोथ है, मार्जिन्स अच्छे हैं, लेकिन स्टिल आप देखिए स्टॉक के प्राइस में हमको वो चीज़ नहीं देखने को मिल रही, स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी यहाँ पर फैक्टर्ड इन हो चुकी है। जो वॉल्यूम ग्रोथ हो रही है पावर एक्सचेंजेस पे, वो सारी चीज़ यहाँ पर फैक्टर्ड हो चुकी है। इसको डंप जो है पंप किया गया, अब यहाँ पर ये स्टॉक में करेक्शन हो रही है। अब ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, अब दोस्तों मेरे पास भी ये स्टॉक है, काफ़ी निचले स्तरों से। मैंने उसको आपको खुद यहाँ पर रिकमेंड किया था, जब इसका स्टॉक प्राइस आई थिंक ₹150 के आसपास चल रहा था, आफ्टर एडजस्टेड मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ऊपरी स्तरों पे खरीदना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, लेकिन बिज़नेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, सेक्टर ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो ऊपरी स्तरों पे भी आप खरीदेंगे तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में रिटर्न बन जाए, लेकिन उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं बनेगा जो इस लेवल से बाय जो है इसमें बायर है, इस लेवल से बायर है। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कहाँ पर खरीदना है, कहाँ पर नहीं खरीदना। क्योंकि देखिए यहाँ से कुछ स्टॉक्स अभी भी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक मुझे लगता है अभी बुल मार्केट में ये चीज़ नैरेटिव में चल रही है। ठीक है, यहाँ पर एक आपको नैरेटिव दिया जा रहा है, डेफिनिटली प्रॉफिट ग्रोथ उतनी नहीं है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर स्टोरीज के बेसिस पे ये स्टॉक्स चल रहे हैं। आप ये समझिए कि यहाँ पर जो नैरेटिव्स हैं, जैसे बियर फेज आएगा ये खत्म होते हुए नजर आएंगे और ये सारे स्टॉक्स आपको अच्छे लेवल पे मिलेंगे और वहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी इन स्टॉक्स में बाय करने की। और मैं खुद दोस्तों इनमें से कई सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हूँ, लेकिन निचले स्तरों पे। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों डी-मार्ट। बहुत ही शानदार कंपनी है, रिटेल सेक्टर में एक आप कह सकते हैं कि ऑलरेडी ये बहुत ही सबसे अच्छी कंपनी है, प्रमोटर्स काफ़ी ज़बरदस्त है, रिटेल सेगमेंट में डेफिनिटली ग्रोथ हमको होती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन ये स्टॉक जो है ऊपरी स्तरों से आप देखिए, हाई इसका 5900 का था, आज के दिन में 4000 का स्टॉक है। अच्छे नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिले, लेकिन स्टॉक में तेज़ी नहीं हो रही, क्योंकि
वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पर प्राइस्ड इन है। और अगर आप एक चीज़ देखें तो यहाँ पर अगेन आप देखेंगे तो आपको एफआईएस की होल्डिंग लगातार कम होती हुई देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर डीआईएस की होल्डिंग भी इस क्वार्टर में कम होती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो पब्लिक है उसकी होल्डिंग लगातार बढ़ रही है। हालाँकि फ्लोट कम है, लेकिन स्टिल आप देखिए कि पब्लिक यहाँ पर बढ़ती जा रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा बिज़नेस है, लेकिन इस प्राइस पे यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर ये अच्छा एक बेट नहीं है। अभी ये स्टॉक और करेक्ट हो सकता है, और ये करेक्ट होता है, नीचे आता है तो डेफिनिटली हम इसको और एक्यूमुलेट करेंगे। मैं इसमें दोस्तों खुद इन्वेस्टेड हूँ, लेकिन निचले स्तरों से। मैंने आपको नहीं बोला कि आप यहाँ पर बाय देखिए, आप एसआईपी वे में हमको ज़रूर इन्वेस्ट करना है, ट्रैकिंग पर्पज़ से हमको ज़रूर इन्वेस्ट करना है। आपको कभी भी लमसम नहीं लगाना है, क्योंकि आज मेरे पास एक कमेंट आया था, उसमें मैंने देखा कि भैया आपने तो पहले बोल दिया बाय कर लीजिए, बाय कर लीजिए। मैंने कभी नहीं बोला कि दोस्तों आप वहाँ पर लमसम लगाइए, एसआईपी जो है अपनी एक बार में सारी एसआईपी इन्वेस्ट कर दीजिए। मैंने आपको हमेशा बोला है कि स्टैगर्ड वे में बाय कीजिए, थोड़ा-थोड़ा पैसा लगाइए, और जब करेक्शन जितनी करेक्शन होती है अच्छे बिज़नेस मॉडल में आपको वहाँ पर एक्यूमुलेट करना है। इस स्टॉक में और करेक्शन होती है तो और एक्यूमुलेट कीजिए। आज की डेट में ये स्टॉक अब करेक्ट हो चुका है अपने ऊपरी स्तरों से, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत एसआईपी आप कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी मैंने रिकमेंडेशन नहीं दी थी। इनफैक्ट मैंने यहाँ पर बोला था कि यहाँ पर अभी बाय करने का टाइम नहीं है, यहाँ पर बाय करने का टाइम नहीं है। अब मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ कि यहाँ पर बाय कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आस-पास आ चुका है, और अभी भी आपको एसआईपी वे में ही जाना है, क्योंकि अभी बुल मार्केट चल रहा है। अभी मार्केट में आगे आने वाले 1 साल में रिटर्न बनाना काफ़ी मुश्किल रहेगा। डेफिनिटली अर्निंग विजिबिलिटी है, अर्निंग ग्रोथ है, लेकिन वो अब सब प्राइस में फैक्टर्ड इन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन एसआईपी वे में। कभी भी लमसम नहीं लगाना है। लमसम लगाएँगे तो मेरे ख्याल से दोस्तों वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की अगर बात करें तो इसके स्टॉक में भी काफ़ी ज़्यादा एक हाइप क्रिएट हो चुकी थी। 628 तक हाई गया था ये। स्टॉक का प्राइस भी जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो भी 80 के आसपास चला गया था, और यहाँ पर डेफिनिटली नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं इसके, इस बार भी काफ़ी अच्छे आए हैं। लेकिन एक लोअर बेस यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर बना था। एक लो बेस इफेक्ट की वजह से इसके नंबर्स अच्छे आते हुए देखने को मिले। लेकिन अगर आप देखें एक चीज़ और, तो यहाँ पर आप देखिए एफआईआई अपने स्टेक लगातार कम किए हैं, डीआईएस ने अपने स्टेक लगातार कम किए हैं, लेकिन जो रिटेल है उसके स्टेक यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो एक ये काइंड ऑफ रेड फ्लैग यहाँ पर देखने को मिलता है, और स्टॉक में अब आपको उतनी तेज़ी देखने को नहीं मिली। अगर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के चार्ट पे मैं आपको लेके चलूँ तो आप देखिए इतना रनअप हुआ, इतना ज़बरदस्त रनअप हुआ, लेकिन उसके बाद क्या है, फ्लैट होता हुआ देखने को मिला है। स्टॉक में गिरावट और हो सकती है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है मार्केट में वॉलेटिलिटी बनती रह सकती है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको देखना ज़रूरी है। किसी ने यहाँ पर भी इन्वेस्ट किया है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में, कहीं यहाँ पर बेचा गया लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को, बाय कीजिए, बाय कीजिए। मैंने आपको दोस्तों कभी नहीं बोला यहाँ पर बाय कीजिए, मैंने आपको यहाँ पर भी नहीं बोला बाय कीजिए। अब मैं लेकिन आपको बोलता हूँ कि थोड़ा-थोड़ा अगर आपको बिज़नेस में कन्विक्शन है, तो आप इसमें एसआईपी वे में जा सकते हैं। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स एक हाइप वाला स्टॉक है, जहाँ पर रिटेल निवेशक लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एफआईआईस, डीआईआईस यहाँ पर लगातार कम हो रहे हैं, और जब ये स्टॉक अच्छा खासा गिर जाएगा, तब रिटेल निवेशक इसको बेच के निकल जाएँगे, और जब एफआईआईस और डीआईआईस यहाँ पर एंट्री लेते हुए नज़र आएँगे। अब दोस्तों कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखिए वैभव ग्लोबल में कैसे यहाँ पर रिटेल निवेशक फँसता हुआ हमको नज़र आया। वैभव ग्लोबल काफ़ी हाइप हुआ इस स्टॉक में, यहाँ पर काफ़ी इसको बेचा गया। स्टॉक में देखिए मार्च के आसपास ये करीब ₹150 का, ₹120 का स्टॉक होता था, और भाग के हुआ भाई साहब ₹1000 का। मतलब इतना ज़्यादा इसको पंप किया गया। उसके बाद अगर आप देखें तो स्टॉक में लगातार गिरावट है, और अभी भी गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही है। और मैंने यहाँ पर मेरे पास कई बार, मैंने हालाँकि वीडियो नहीं बनाया था इसका, क्योंकि मुझे पता था काफ़ी ज़्यादा हाइप हो चुका है स्टॉक। मैं वीडियोज़ कम बनाता था इसके, लेकिन मेरे पास कमेंट आते तो मैं क्लियरली मना करता था कि इसमें बाइंग मत कीजिए, और अभी भी मैं कहता हूँ कि बाइंग मत कीजिए। एक बहुत नेगेटिव ट्रेंड में स्टॉक जा चुका है, लगातार इसमें गिरावट होती हमको देखने को मिल रही है। तो ये एग्जांपल है कि कहाँ पर देखिए जब हाइप क्रिएट हो जाती है तो उसमें कैसे रिटेल निवेशक यहाँ पर फँसता हुआ नज़र आता है। अगर हम देखें एक बार टेक्निकल चार्ट पे, मतलब सॉरी, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो आप देखिए यहाँ पर एफआईआईस की होल्डिंग कम होती हुई देखने को मिली, ठीक है? डीआईएस की होल्डिंग 20 से घट के 18 रह चुकी है, लेकिन पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर बढ़ के 9 से बढ़ के भैया 12 तक जा चुकी है। तो पब्लिक को यहाँ पर ही समझना पड़ेगा। इस वीडियो के थ्रू आपको मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि कोई भी भागते हुए स्टॉक में मोमेंटम अगर आप बाय करेंगे तो वहाँ पर फँस जाएँगे। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, अगर आप मोमेंटम प्लेयर हैं, तो आप डेफिनिटली अपना स्टॉप लॉस है जो है, अपना एग्जिट स्ट्रेटेजी लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, तो कभी भी आपको भागते हुए स्टॉक में निवेश करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि क्या वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, क्या वहाँ पर वैल्यूएशंस हैं, क्या वहाँ पर अर्निंग ग्रोथ की विजिबिलिटी है भी या नहीं, और क्यों स्टॉक ये भाग रहा है, क्या इसके पीछे रैशनल है, जो कि मैं अपनी वीडियोस में आपको ज़्यादातर प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस देख के दोस्तों अगर आप किसी भी स्टॉक में चले जाएंगे तो हमेशा आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहाँ पर फेवरेबल नहीं रहेगा, और आप वहाँ पर फंस जाएंगे। फिर आप पैनिक करेंगे, और कन्विक्शन आपका वहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि बोरोड कन्विक्शन है, और आप उस स्टॉक को निचले निचले स्तरों पर बेच के निकल जाएंगे, चाहे वो अच्छा स्टॉक भी हो। एक एग्जांपल ये हो गया, और मुझे लगता है सीडीएसएल में भी दोस्तों थोड़ी हाइप क्रिएट यहाँ पर हो रही है, लेकिन
अर्निंग विजिबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट काफ़ी अच्छे नज़र आते हैं। इस स्टॉक का पीई भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, 1700 से गिर के अब ये स्टॉक आप देखिए करीब 1500 तक आ चुका है। लेकिन लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी है, लेकिन स्टिल अगर आप देखें तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा थ्रू शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों इसमें डेवलप हुआ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इसमें रिटेल निवेशक अभी ज़्यादा है। बाकी स्ट्रॉन्ग स्मार्ट इन्वेस्टर्स इसमें कम होते हुए हमको नज़र आते हुए देखने को मिले हैं। तो ये कुछ स्टॉक हैं और अच्छे-अच्छे स्टॉक्स हैं जिसमें दोस्तों मुझे लगता है देखिए इंडिया मार्ट में भी हमको ये देखने को मिला था। इंडिया मार्ट में जब भाग रहा था तब यहाँ पर कई लोग बाय कर रहे थे, लेकिन जब नीचे आया तब वहाँ पर लोग डर रहे हैं। तो मैं भी कहता हूँ निचले जब स्तरों पे है इंडिया मार्ट को हमको बाय करना चाहिए और यही मौका होता है। भागते हुए स्टॉक को नहीं पकड़ना चाहिए, अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, अगर वो निचले स्तरों पे सेटल हो रहा है, स्टेबलाइज़ हो रहा है, तब हमको बाय करना चाहिए। कैम्स में आप देखिए, कैम्स में भी यही सिचुएशन हुई। कैम्स में पहले स्टॉक को भगाया गया, अब यहाँ पर जब गिरावट हो रही है तो सब पैनिक कर रहे हैं। सारेगामा का स्टॉक देखिए, काफ़ी एक हाइप क्रिएट हुई, लेकिन अब क्रिएट हो रहा है। जब मौका बन रहा है बाइंग करने का तो लोग यहाँ पर डर रहे हैं, जब भाग रहा था तब बाय कर रहे थे। सेम चीज़ हमको कई सारे स्टॉक में देखने को मिली। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपको यहाँ पर कौन से वो ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें हाइप क्रिएट होती है, उसके बाद गिरते हैं और रिटेल निवेशक वहाँ पर अल्टीमेटली जो विक्टिम होता है वो रिटेल निवेशक ही बनता है लास्ट में। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको एक थॉट मिला होगा, एक थॉट प्रोवोकिंग आपके लिए यहाँ पर एक मैं आपके साथ बेसिकली यहाँ पर आप साइकोलॉजी डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या हमको करना चाहिए। कहीं भी हमको बाय ऐसे नहीं करना चाहिए, लमसम नहीं करना चाहिए। बुल मार्केट में तो स्पेशली हमको बाय करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए कि क्या वो वैल्यूएशंस वहाँ पर अट्रैक्टिव है या नहीं, क्या उस स्टॉक में अभी भी जो है स्ट्रॉन्ग अर्निंग विजिबिलिटी है या नहीं, ये सब चीज़ देखनी चाहिए। ग्रोथ विजिबिलिटी देखनी चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखना चाहिए, जो कि मैं ज़्यादातर अपने वीडियोज़ में डिस्कस करता हूँ। तो मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों आपका यहाँ पर क्या थॉट प्रोसेस है। अगर आपके स्टिल कोई क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट कर ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एफर्ट को ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।